अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज बिजनेस की फाइनल क्लास होगी, ठीक है। उसके बाद जितना भी पढ़ाया है उसमें से जो तुम लोगों को समझ में आएगा वही लिख देना, ठीक है। और पेपर की जो टाइमिंग होगी वो तुम लोगों के ऊपर डिपेंड है, जो टाइम तुम लोग बता दो। वैसे मेरे हिसाब से लगता है कि 9 बजे से ले लेते हैं, ठीक है। 40 मार्क्स का तुम लोगों का पेपर होगा, ठीक है। 1.5 घंटे का, 1.5 घंटे में हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी तो नहीं रहेगा, बहुत आसान रहेगा, क्योंकि पढ़ाया ही कुछ नहीं गया है। सही है। तो आज शुरू करते हैं बिजनेस एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है। जो भी आप बिजनेस एक्टिविटीज़ करते हैं तो बिजनेस एक्टिविटीज़ करते वक्त आप बहुत ध्यान में रखिए कि हमारी वजह से इन्वायरमेंट के ऊपर किसी भी तरीके का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा हो, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी वजह से बिजनेस आप करेंगे तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट ना पड़ जाए, ठीक है, जिसकी वजह से सोसाइटी के लोगों को सफ़र करना पड़ जाए, ठीक है। तो इन्हीं बातों का कॉजेज ऑफ द इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, ठीक है, क्या क्या वजह होती हैं। जैसे आपने बिजनेस इस्टेब्लिश किया, अब आपके बिजनेस इस्टेब्लिश होने की वजह से क्या क्या वो चीज़ें होंगी जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो सकता है। तो सबसे पहले एयर पॉल्यूशन। अगर आपकी कोई इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री से जो स्मोक निकलते हैं, ठीक है, वो बेसिकली कहाँ पे रहते हैं, इन्वायरमेंट रहते हैं। इसकी वजह से जो इन्वायरमेंट है उसकी जो प्योरिटी होती है वो कहीं ना कहीं क्या होती है, डैमेज होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं पॉल्यूशन होना। वाटर पॉल्यूशन, आपके पास जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आते हैं, ठीक है, उसको आप कैनाल्स के थ्रू, रिवर्स में, सीज के अंदर आप उसको क्या कर देते हैं, बहा देते हैं। इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो क्वालिटी ऑफ वाटर है वो भी क्या हो रही है, इम्प्योर हो रही है। लैंड पॉल्यूशन, ठीक है, बहुत सारे आपके पास ऐसे वेस्ट होते हैं जिसको आप क्या करते हैं, डंप कर देते हैं जमीन के अंदर। इसकी वजह से जो जमीन की फर्टिलिटी होती है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होती है। तो ये सब कॉजेज है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के, ठीक। उसके बाद नीड फॉर द पॉल्यूशन कंट्रोल, क्या जरूरत है कि हमें पॉल्यूशन कंट्रोल करना है, तो इंश्योर सेफ्टी, ठीक है। देखो, हमारा जो पूरा सिस्टम है, इकोसिस्टम है, ठीक है, वो हमेशा बैलेंस होना चाहिए। अगर इकोसिस्टम थोड़ा सा भी अनबैलेंस होता है तो उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। देखो, सबसे पहली बात कि जो आपका इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के अंदर जितना आप कंजम्पशन कर रहे हैं उतना जनरेशन होना चाहिए। कंजम्पशन मस्ट बी इक्वल टू द जनरेशन, तो फिर आपका इकोसिस्टम बैलेंस रहेगा, ठीक है। अगर, और उसके बाद एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, डिस्ट्रॉयड मस्ट बी द डिस्ट्रॉयड मस्ट बी इक्वल टू द कंजम्पशन कैपेसिटी ऑफ द लैंड। अब एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जिसको हम कह सकते हैं, आप वेस्ट निकालते हैं, ठीक है, बहुत सारे आपने चीज़ों को वेस्ट किया, खराब हो गई। अगर वो वेस्ट ज़्यादा हो गए एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ ज़मीन, मतलब अर्थ, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं इकोसिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी। तो अब इसकी वजह से ये पैंडेमिक भी उसी का एक कॉज होता है। जब इकोसिस्टम अनबैलेंस हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इंश्योर सेफ्टी, तो अगर हम क्या करेंगे, पॉल्यूशंस को कंट्रोल करके चलेंगे तो इसकी वजह से ह्यूमन सेफ्टी रहेगी, ठीक है। इकोनॉमिकल लॉस, इकोनॉमिकल लॉस कहीं ना कहीं इस वाले पॉइंट से एसोसिएट कर सकता है, ठीक है। इकोनॉमिकल लॉस का मतलब क्या होता है, जो आपके इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं उसमें टॉक्सिक होता है, मतलब एक जहरीला होता है। जब वो समुंदर में जाते हैं, ठीक है, तो जो समुद्री मछलियां होती हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से उनकी उनकी डेथ भी हो जाती है। तो वो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप जो मछलियां हैं आप उसको क्या करते हैं, उसका बिजनेस करते, तो वो अब बिजनेस नहीं कर पाएंगे, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आपको लॉस होता है। इसी को हम कहते हैं निगेटिव एक्सटर्नलिटीज भी कहते हैं। क्या? निगेटिव एक्सटर्नलिटीज टू मेंटेन नेचुरल ब्यूटी, ठीक है। अब अगर आप देख लीजिए, मतलब नेचुरल ब्यूटी मेंटेन अगर आपको करनी है तो आपको अपने इन्वायरमेंट को क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। जैसे अभी शिमला है, ठीक है, अब वहाँ पे पहाड़ है, ठीक है। अब अगर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होगा तो वहाँ पे जो वहीं के लोग देख पाएंगे। अभी तो पिछली बार तो न्यूज़पेपर में आ ही रहा था उधर पिछले 2-3 महीने से कि हिमालय का पर्वत पता नहीं उत्तराखंड की तरफ से दिख रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जितना ही ज्यादा कम पॉल्यूशन होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, जो एयर है वो क्या होगी, प्योर होगी। और मेंटेन नेचुरल ब्यूटी, और जो पेड़ है ये सारी चीजें क्या है, मतलब अच्छी, मतलब जैसे नेचुरल ब्यूटी का मतलब जो आपके पास
बर्ड्स होती हैं, ठीक है, वो बर्ड्स भी सरवाइव कर पाएंगी, ठीक है, और जो प्लांट्स होंगे वो ग्रीनरी ही रहेगी। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, जैसे हम लोग अपने स्कूल से आते हैं, ठीक है, स्कूल से आते हैं तो बहुत सारे पेड़ पड़ते हैं आम के, तो जब आप धूल बहुत ज्यादा रहती है तो पेड़ों के ऊपर डस्ट जमा हो जाती है, तो वो उससे भी तुम देख लो कहीं ना कहीं वो पेड़ अजीब से लगने लगते हैं। लेकिन बारिश होती है तो एकदम साफ हो जाते हैं, तो काफी ज्यादा खूबसूरती उसके अंदर बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से हम कहते हैं अगर पॉल्यूशन नहीं होगी तो नेचुरल ब्यूटी को मेंटेन किया जा सकता है, हेल्दी लाइफ, ठीक है। तो अब जैसे मैं, बहुत सारे लोग होते हैं उनको क्या होती है ना कि एलर्जी होती है, थोड़ा सा भी डस्ट अंदर चली जाती है, ठीक है, तो उनको जुकाम हो जाता है, ठीक है, और नॉइस पोल्यूशन से लोगों के कान पे असर पड़ता है, ठीक है, और जैसे अगर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होती है तो आदमी को देखने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अगर पॉल्यूशन नहीं रहेगा या फिर पॉल्यूशन कम होगा तो हम हेल्दी लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं। बिजनेस एथिक्स, ठीक है, ये एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि बिजनेस एथिक्स क्या होता है, ठीक है, मतलब फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, इन द बिजनेस एक्टिविटीज, जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, वही क्या होता है, बिजनेस एथिक्स होता है, ठीक है। चलिए, ये किस चैप्टर का है, आप लोगों को कुछ आइडिया? ये चैप्टर 6 है, ठीक है, चैप्टर 6 के पार्ट है ये सब। अब बात करते हैं चैप्टर 3 का, इंडियन इकोनॉमी। जो हमारी कंट्री है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड होती है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहां पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब जो एक मतलब जो मिक्स्ड इकोनॉमी का क्लासिफिकेशन होता है वो इस तरीके से होता है, पब्लिक, ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमने कल पढ़ा था, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये कितने, 5 है। सोल प्रोप्राइटरशिप, मैं एक बात रिकॉल करता हूँ फिर से, सोल प्रोप्राइटरशिप जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ऑनर होता है जो सारी बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, उसकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, उसके बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा सीक्रेसी होती है, ठीक है, ये सारे उसके फीचर्स हैं। उसके बाद आपका है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो इंडिया के अंदर गवर्न किया जाता है वो पार्टनरशिप सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट 1932 के थ्रू क्या की जाती है, बिजनेस एक्टिविटीज की जाती है। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पार्टनर्स, मैक्सिमम 20, बैंकिंग के अंदर मैक्सिमम 10, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है जहां पे ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर क्या करते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज करते हैं। ये इंडिया के अंदर 1912 कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के थ्रू रेगुलेट की जाती है। उसके बाद ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर 2 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन, आपके पास कोई एंसेस्टेरियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए और आपकी फैमिली में कोई मेल मेंबर होना चाहिए। ये इसके 2 बेसिक चीजें जो फुलफिल होनी ही चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। और उसके बाद जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली का हेड होता है उसको कर्ता कहते हैं, उस कर्ता की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है यहाँ तक। और इसके अंदर एक पॉइंट और भी है ध्यान में रखने वाला कि जो ये ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो हिंदू लॉ सक्सेशन एक्ट 1956 के थ्रू गवर्न किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का मतलब है कोई भी ऐसी कंपनी जिसके हमने बताया था कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक है। कोई भी एक आर्टिफिशियल पर्सन जो जिसको लॉ क्रिएट करता है, मतलब लॉ इसकी परमिशन देता है कि आप करिए बिजनेस, तो इसको 2013 के थ्रू गवर्न किया जाता है। पार्टनरशिप कंपनीज एक्ट 1956 पहले था, अब जो चल रहा है वो कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है, उसके थ्रू आप करते हैं। तो ये इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एक नंबर के आ सकते हैं, तो भाई आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए। मार्किंग स्कीम में देखो 10 नंबर के क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन रहेंगे 1-1 मार्क्स के, ठीक है। और उसके बाद 4 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के, ठीक है। उसके बाद मैं मार्किंग स्कीम भेज दूंगा, अभी मुझे ऐसे याद नहीं, अभी मैं बनाऊंगा तो उल्टा सीधा बनेगा, ठीक है। अभी 10 नंबर, 1-1 नंबर के 10 क्वेश्चन रहेंगे, इतना ले। चलो अब यहाँ देखो, पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या होता है, बिजनेस एक्टिविटीज विच इज परफॉर्म बाय द पब्लिक, पब्लिक का मतलब स्टेट, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट, ठीक है।
मैं क्या करूं, फिर से सुनो। बिजनेस एक्टिविटीज विच इज गवर्नड या फिर बिजनेस एक्टिविटीज विच इज रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, ठीक है, या फिर पब्लिक सेक्टर। उसके बाद पब्लिक सेक्टर के अंदर तीन चीजें, सबसे पहले डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आती हैं, उसके बाद स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आती हैं, उसके बाद पब्लिक कंपनीज आती हैं जिसको हम गवर्नमेंट कंपनीज भी कह सकते हैं और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी कह सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होती है, ठीक है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है, एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है जिसको एक मिनिस्टर क्या करता है, गवर्न करता है, ठीक है। उसका जो सेक्रेटरी होता है वो सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज दैट टाइप ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, ठीक है, इज दैट टाइप ऑफ पब्लिक कंपनी या फिर इट इज दैट टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर विच इज गवर्न by a ministry of the government and the secretary of that ministry of the government is CEO कहलाता है, ठीक है। चलिए, इसके कुछ फीचर्स होते हैं। पहला फॉर्मेशन, ठीक है, ईडी फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ईडी फॉर्मेशन होता है। डिफरेंट एक मतलब जो गवर्नमेंट होता है उसका एक डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है, उस डिपार्टमेंट के थ्रू इसको फॉर्म किया जाता है। ऑनरशिप, ठीक है, प्योरली जो इसकी ऑनरशिप होती है वो गवर्नमेंट की होती है, इसके जो ऑनर माने जाते हैं वो गवर्नमेंट माने जाते हैं। मैनेजमेंट, ठीक है, मैं इसके अंदर जो भी मैनेजमेंट किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है, सीईओ की तरफ थ्रू किया जाता है, जो सेक्रेटरी होता है, और वो सेक्रेटरी कहीं ना कहीं क्या होता है, किसके अंडर में काम करता है, उस पार्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंदर करता है। फाइनेंसिंग, ठीक है, इनको क्या करता है, इनका खुद का बजट होता है, ठीक है, ये क्या करते हैं, अपना बजट प्रिपेयर करते हैं और गवर्नमेंट से ये क्या करते हैं, फंडिंग को पास करते हैं। अपॉइंटमेंट, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के थ्रू इनका अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है, या फिर हो सकता है उस पार्टिकुलर डिपार्टमेंट का खुद ही हो जाए, जैसे रेलवे का खुद है, ठीक है, रेलवे सर्विस कमीशन है, आरएससी कहते हैं उसको। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, पहले हमने बता दिया भाई, ऑनरशिप गवर्नमेंट की होती है। जब ऑनरशिप गवर्नमेंट की होती है इसका मतलब किसी भी तरीके की कोई सेपरेट एंटिटीज की नहीं हो सकती। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी इनके पास बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, ये कोई भी काम अपने से नहीं कर सकते, ठीक है, गवर्नमेंट की इनको हर हाल में परमिशन लेनी